हेलो बच्चों, देखो भाई, ये है मेरा स्टूडेंट श्रेयांश अग्रवाल। बहुत ही शांत और बहुत ही स्टूडियस बच्चा था। पूरे 2 साल तक मैंने पढ़ाया इसको। और अब हम पता है कहाँ खड़े हुए हैं? हम खड़े हुए हैं ज्वालामुखी हॉस्टल आईआईटी दिल्ली के अंदर, देख सकते हो आप, ठीक है ना। और ये श्रेयांश का ही हॉस्टल है। और भाई श्रेयांश की रैंक थी 901। कितनी थी? 901 ऑल इंडिया रैंक, जेई एडवांस 2019। तो भाई आज हम श्रेयांश से बहुत सारी बातें करेंगे। 2 साल तक मैंने पढ़ाया, क्लास में बैठे रहते थे बिल्कुल बहुत छोटे से, अभी तो थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई है। जब पढ़ते थे तो कुछ नहीं था, एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम ऐसे बैठे रहते थे। बट पता था कि भाई टॉपर बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो रैंक पक्का लेके आएंगे। तो श्रेयांश से आज हम बहुत सारी बात करेंगे। आपके जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज रहती हैं, उनको हो सकता है कुछ हद तक हम रिजॉल्व कर लें, ठीक है। तो भाई श्रेयांश रेडी हो? हाँ सर, हाँ, बच्चे आपकी बातों का बहुत इंतजार कर रहे हैं। मैंने बच्चों से कह भी रखा है कि भाई एक ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू आपसे कराऊंगा मैं जो आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर कर देंगे, ठीक है बच्चों। देखो, हम इस वक्त हैं स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर आईआईटी दिल्ली, यानी कि इसको सैक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सैक बोलते हैं। और ये है ओपन एयर थिएटर, ओट बोलते हैं जिसको। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्किट जो प्ले हुआ करता है यहाँ पे, उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रिफाइन करते रहते हैं। सब चीज़ों को, हर चीज़ का मौका मिलता है आईआईटी में जाके, हर चीज़ सुधारने का मौका मिलता है। आपका जो हिडन टैलेंट है आप उसको कितना भी यहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हो। चलो भाई श्रेयांश, अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों को बिल्कुल नेचुरल आंसर देना है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि एकदम रियल जो फैक्ट है ना वो बच्चों के सामने आए। और इसीलिए मैं उन्हीं बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ जिनको मतलब पर्सनली मैंने पढ़ाया है और जिनको एक्चुअल में मैं जानता हूँ। कोई फ्रेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो श्रेयांश भाई, आप मुझे ये बताओ, 11th-12th में तो आप मेरी क्लास में थे ही पूरे उसमें, तो आपको कैसे लगा? आपको कैसे मतलब ये आइडिया आया कि मुझे आईआईटी करनी है, मुझे आईआईटी के कोचिंग में जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है और मेरी स्कूल ऐसा है? अपने बारे में मतलब काइंड ऑफ ये बताओ कि बस आईआईटी जाने की इच्छा कहाँ से जागी और कैसे डिसाइड किया? सर मैं ऐसे वैसे तो बेसिकली मैं मथुरा से हूँ। Okay. तो फिर उधर स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, खेलते थे, काफ़ी अच्छा मज़े करते थे, बहुत रिलैक्स रहते थे। तब मेरे को नहीं पता था कि ऐसे आईआईटी जैसे बड़ा एग्ज़ाम कुछ ऐसा होता है। तो मतलब हमारे स्कूल में ऐसा था कि क्लास टीचर घर पर विजिट करता था 2 बार, ऐसी पेरेंट्स से मिलने आता था, क्या बातें चल रही। पीटीएम की जगह हमारे उल्टा होता था कि क्लास टीचर घर पर विजिट करने आता था। राइट। तो यही मेरे क्लास टीचर थे, वो एक बार मतलब 10th के ऑलमोस्ट जनवरी के टाइम में एक बार घर पर आए थे। तो उन्होंने पेरेंट्स से बोला था, मतलब तब तक कोई प्लान नहीं था ऐसे बाहर जाना, आईआईटी का एग्ज़ाम की प्रॉपर प्रिपरेशन करना। तब आप 10th में थे? तब मैं 10th में था। अच्छा। क्योंकि क्लास टीचर वो मैथ्स के थे और मेरी बहुत अच्छी थी। तो फिर उन्होंने घर वालों को आकर बोला था कि ये बच्चा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मथुरा में इतने रिसोर्सेज नहीं है इसके लिए, इसको आप जेई एग्ज़ाम कैसे तैयारी करवाओ, ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छा पढ़ाओ, बाहर भेजो। समझ गया। तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे ढूंढना शुरू किया, ये एग्ज़ाम क्या होता है, कहाँ जाना चाहिए, कौन कौन सी कोचिंग क्लासेस हैं, किधर जा सकते हैं। क्योंकि मैं अकेला था और घर वालों के लिए छोटा तो था ही उस टाइम, तो घर वाले भेजने में थोड़ा ऐसे थे कि कोटा का माहौल ऐसा है, थोड़ा बिगड़ ना जाए। तो फिर उन्होंने सोचा कि जयपुर भी अच्छा है, जयपुर में से भी AIR आई है। तो वहाँ से फिर सोचा कि अब आईआईटी की प्रेप शुरू करते हैं, आईआईटी में जाते हैं। राइट। मतलब आपने जो अपनी तैयारी की है घर से दूर रह के तैयारी की हाँ, है। मैंने 2 साल 11th-12th घर से दूर रहा था। एक पीजी था, मैं उधर रहता था। पीजी में रह के प्रिपरेशन की है। बिल्कुल सर। तो बच्चों आप खुद देखो, पीजी में रह के, घर से दूर रह के श्रेयांश ने 2 साल मेहनत की है, तब जाके आईआईटी में इनकी ऑल इंडिया रैंक 901 आई है। तो स्ट्रगल तो होती है, बिना स्ट्रगल किए, बिना सेक्रीफाइस किए तो कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो श्रेयांश से यहीं पे हमें इतना सब कुछ सीखने को मिल जाता है कि भाई कोई बच्चा अगर अकेले रह के घर से बाहर अपने आप को, खुद को भी मैनेज कर रहा है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, और जैसे कि बता रहे थे कि सर मैं बहुत छोटा था तो घर वाले वैसे ही डर रहे थे दूर भेजने से, तब भी इन्होंने हिम्मत करके अपना प्रिपरेशन की। मुझे नहीं पता था कि
इतनी स्ट्रगल है लाइफ में। मुझे तो बस ये मेरी क्लास में दिखते थे, रोज़ टाइम से पहले ऑन टाइम आके बैठ जाते थे, बढ़िया सीरियसली पढ़ाई करते थे, जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको आंसर करते थे, फॉलो करते थे सब चीज़ें। बट ये बात मुझे आज पता चल रही है कि लाइफ में इतनी स्ट्रगल थी। ये मथुरा से थे और पीजी में रह के इन्होंने वहाँ पूरी 2 साल कोचिंग की है। दैट्स ग्रेट। मुझे अब थोड़ा और अच्छा फील होने लग गया कि चलो ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों आपको। चलो ज़्यादा हम इधर उधर नहीं घूमते, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो श्रेयांश देखो, जैसे इस बार जेई में बच्चे ना बड़े परेशान हो गए हैं। अभी तो उनका लास्ट ईयर वाला ये एग्ज़ाम हुई थे, तुरंत जनवरी में अटैम्प्ट आ गया उनका, उसके बाद एक अप्रैल में भी अटैम्प्ट है। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको काफ़ी कुछ इससे हेल्प हो जाए। तो जैसे तुम थे, तुम्हारी तो बहुत अच्छी रैंक थी जेई मेंस में उस टाइम पे, क्या रैंक थी? तो मेरी 5,760 है यार। तो बच्चों 576, 500 के आसपास इनकी ऑल इंडिया रैंक थी जेई मेंस में उस टाइम पे जब ये पढ़ रहे थे। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत सही वाली मतलब गाइडेंस देने वाले हैं इस टाइम। तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनना आप। तो श्रेयांश आप ये बताओ बच्चों को कि आपने जो मतलब 500 के आसपास रैंक अचीव की जेई मेंस में, उसमें आपने क्या किया कि जेई मेंस में इतना अच्छा स्कोर कर लिया? सर किस तरीके से जेई मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, ये बताओ। जैसे मेरे टाइम पर भी 2 अटेम्प्ट्स थे जेई मेंस के। तो अटेम्प्ट 1 भी जनवरी में था और अटेम्प्ट 2 जस्ट बोर्ड्स के कुछ 10 डेज बाद था। हाँ, उस टाइम बिल्कुल ये वाली सिचुएशन ये वाली थी, यही situation वाली। थी। तो बच्चों उस टाइम भी जब श्रेयांश ने अपना एग्जाम दिया, उस टाइम इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जनवरी में था और सेकंड अटेम्प्ट बोर्ड के जस्ट बाद था। तो उस साल भी 2 ही अटेम्प्ट थे। तो ये बिल्कुल रिलेट करेंगी इनकी प्रिपरेशन आपकी उससे। तो श्रेयांश बताओ फिर तो कैसे सर हुआ? मतलब जेई मेंस मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मेरा ऐसे पहला ऑल इंडिया लेवल का इतना बड़ा ऐसे पेपर था, क्योंकि मैंने पहले इतने ओलंपियाड्स और लोगों की तरह ये सब क्वालिफाई सब कुछ नहीं किया था। मैं तो जस्ट जेई की तैयारी करने आया था। राइट। तो उस टाइम पे बहुत नर्वसनेस और जो मतलब चीज़ें आती थी वो भी चीज़ें गलत करके आना, स्ट्रेस होना, सिली मिस्टेक्स, ये सब मैंने मेंस अटेम्प्ट 1 में की थी। लेकिन अटेम्प्ट 2 में मैं चाहता था कि अपना बेस्ट दूँ। मतलब मुझे अटेम्प्ट 1 के बाद ऐसा फील हुआ था कि ये मैं नहीं हूँ जो मैंने परफॉर्म किया है, इससे मैं काफ़ी बेटर कर सकता। तो फिर मैं इसलिए मैं अटेम्प्ट 2 अपना बेस्ट देना चाहता था। तो फिर मैंने अटेम्प्ट 2 के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे हेल्प की थी बिल्कुल एंड टाइम पर, वो थे मतलब पास्ट ईयर पेपर्स, जो PYQs। मतलब मैंने PYQs ऐसे नहीं किए थे, मतलब ऐसा किया था कि प्रॉपर जैसे मैथ्स का, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे मैथ्स पर। तो कहा था कि मैथ्स की इजी भी क्वेश्चन से फुल स्कोर ही चाहिए मुझे कैसे भी। तो मैंने सारे पेपर्स थे उसमें से मैथ्स का सेक्शन उठाया था और 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम सेट किया था कि 1 आवर 10 मिनट्स ही होंगे मेरे पास। और 1 आवर 10 मिनट्स में मैंने पूरा बार जितने भी हमारे टाइम पे अभी 30 क्वेश्चन आते थे, अभी 25 आने लगे हैं। तो 30 क्वेश्चंस में प्रॉपर 1 आवर 10 मिनट्स में करता था जितने भी हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मतलब पहले तो स्कोर कम था, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। फिर मुझे अच्छे से याद है लास्ट के टाइम पे मेरे 5 पेपर से 5 में फुल स्कोर था। और जेई मेंस अटेम्प्ट 2 में भी मैथ्स में मेरा फुल स्कोर था उस टाइम पे। तो मुझे वो चीज़ मतलब कि घर पे टाइमली बैठकर और वो टेस्ट देना। आपको श्रेयांश की बात को मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ बस एक चीज़ हाईलाइट करने के लिए। इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया टेस्ट देके। सुन रहे हो आप लोग? टेस्ट दे के इम्प्रूव किया इन्होंने। और ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इनमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई, सब कुछ हुई, बट इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट को बहुत बुरे तरीके से फोड़ा, बहुत अच्छे तरीके से किया। तो बच्चों यहीं से आपको एक चीज़ पिक कर लेनी चाहिए कि भाई टेस्ट दे के ही हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, क्या हमारी मिस्टेक्स चल रही है। क्यों श्रेयांश, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। तो और दूसरी चीज़ जो इन्होंने खुद से फाइंड आउट किया कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चंस देने हैं, कौन सा टेस्ट मेरे लिए अच्छा है। तो बच्चों आपको भी उसी तरीके से खुद से फाइंड आउट करना है कि किस तरीके के टेस्ट मुझे देने हैं जिनमें मुझे मैक्सिमम सीखने को मिले। ठीक है ना? अब और भी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बच्चों जैसे आप लोगों का एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे 11th के बच्चों का है कि सर 11th तो बर्बाद हो गई है, 12th कैसे करें, या 11th अच्छी नहीं हुई है तो क्या जेई निकल जाएगा। तो बच्चों सेम प्रॉब्लम श्रेयांश के साथ भी थी, ठीक है ना? 11th किसी कारणों की वजह से इनकी भी बहुत अच्छी नहीं थी, बैकलॉग था काफ़ी। तो अभी श्रेयांश आपको डिटेल में बताएंगे कि इनका बैकलॉग क्यों हो गया था और फिर इन्होंने उस बैकलॉग को कैसे कवर अप किया और इतनी बेहतरीन रैंक कैसे लेके आए बैकलॉग हटाने के साथ साथ भी।
ये लो श्रेयांश, बताओ बच्चों को कि क्या किया, बैकलॉग क्यों हुआ, कैसे रिमूव किया, फिर कैसे रैंक आई इतनी बढ़िया, बताओ। सर तो मैं अप्रैल में आया था जयपुर कोचिंग के लिए। तो अप्रैल में मतलब उन्होंने पूछा था कि आप एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफाइड हो, क्योंकि मई एंड में स्टेज 2 होने वाला था। तो मैंने बोला था हाँ मैं स्टेज 1 क्वालिफाइड हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अभी 11 छोड़ो, आप अभी स्टेज 2 की तैयारी करो। ओके। और मैंने ऐसे पहले कभी कोचिंग से ऐसे पढ़ाई कभी नहीं की थी, कंपटीशन की कभी तैयारी नहीं की थी। फिर भी मैं चला गया कि स्टेज 2 की तैयारी करते हैं। पर उधर मतलब पहले से जो उधर स्टूडेंट्स से काफ़ी 2 साल ऐसे पढ़े हुए थे, तो काफ़ी तैयारी करके आए हुए थे, काफ़ी कुछ नहीं आता था। मैं उस लेवल पर नहीं था उस टाइम। तो वो 2 महीने मतलब मैं ज़्यादा कुछ सीखा भी नहीं, कोशिश करता रहा पढ़ने की, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। और स्टेज 2 भी फिर बेकार ही हुआ था, मतलब इतना क्वालिफाइड नहीं हुआ था मैं स्टेज 1। स्टेज 2 भी नहीं अच्छे से हो पाया, राइट। ठीक है। फिर लेकिन क्लासेस तो 2 महीने की फिर मिस हो गई थी 11th की। तो उन्होंने कहा था कि अब आपको नॉर्मल बैचेस में डाल देंगे। तो फिर उन्होंने 2 हफ्तों का बफर टाइम दिया था कि आपको 2 वीक्स में हम 2 महीने का पढ़ा देंगे और फिर उसके बाद रेगुलर बैच में डाल देंगे। तो वो शायद मेरा वाला बैच था वो सर। फिर उसमें फिर 2 हफ्तों में मतलब काफ़ी जल्दी खिंचा था मैंने कुछ क्वेश्चंस। मतलब ऐसा होता है ना कि सीबीएसई से मैं 10th पढ़ के आया हूँ, फिर 11th और 10th में काफ़ी डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस ऐसे 2 हफ्तों में नहीं, धीरे धीरे समझा जाता है। उस तरीके से आदत लगती है। तो फिर वो मेरे को टाइम नहीं मिला था। तो टेस्ट इतने अच्छे नहीं जा रहे थे, वो सारी मॉड्यूल के क्वेश्चंस वगैरह थे वो सब रह गए थे मेरे, ढंग से एक्सरसाइज वगैरह हुई नहीं थी। और फिर मैं 11th में ऐसे अकेला ही आया था, तो फिर खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा था और भी सब चीज़ मैनेज करना, रूममेट कैसा है उससे भी मतलब काफ़ी ऐसे अपने वो इश्यूज होते हैं, वो सब मैनेज, मतलब नया था तो नहीं बताते था किस तरीके से मैनेज करते, तो वो सब भी प्रॉब्लम्स थी। तो फिर काफ़ी सारा एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पर। इस वजह से आपका बैकलॉग इस वजह से मतलब ढंग से नहीं हो पाया था 11th। मतलब नोट्स पढ़ लिए थे, एक एक्सरसाइज कर ली थी बस, लेकिन इतने अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट जैसे ग्रैस्प करते हैं ना, वो सब नहीं हो पाया था। मैं समझ गया। तो फिर ये एहसास कब हो गया कि 11th खराब हो रही है या हो गई है और अब मुझे नए सिरे से फिर से लगना है? मतलब होने लगा था एहसास 11th के एंड में ऐसे फुल टेस्ट होने लगे थे जिसमें मतलब अच्छी रैंक नहीं आ रही थी, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, जो मेरे बैच के लिए थे वो तो आ रहे थे, लेकिन ओवरऑल कंबाइंड टेस्ट जो हो रहे थे उन सब में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और फिर जो हम ऐसे पीजी पर भी इतने सारे दोस्त हो गए थे, तो फिर मतलब पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। पता था कि होमवर्क इतना मिला है, तो उसका भी मतलब इतना पूरा नहीं करके हो पा रहा है कि ये तो क्लास में डिस्कशन हो भी गया और मैंने घर पे एक बार ट्राई भी नहीं किया है। तो फिर ये लग रहा था कि सब छूटा हुआ है। फिर क्या किया, कैसे डिसाइड किया कि अब फिर से फोड़ना है? सर 12th में हार नहीं माननी। 12th में मैंने ना पीजी चेंज किया था कि चेंज कर दिया, पीजी चेंज किया था कि नई स्टार्ट लेते हैं 12th से, स्टार्ट लेते हैं, अच्छा करते हैं कुछ। तो फर्स्ट टेस्ट के लिए सोचा था कि मेहनत करते हैं, थोड़ा करके जाते हैं। उसमें 11th की पुराने 2 टॉपिक्स आ रहे थे और 12th तो जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो 1-2 नए टॉपिक्स आ रहे थे। तो उसमें भी मतलब करके तो गया था मैं, लेकिन मतलब ओवरऑल मेरी ऐसे 58 रैंक आई थी, तो इतना अच्छा नहीं आया था। और मैंने बहुत मेहनत की थी, और मेरे मतलब साथ में एक और दोस्त था मेरा, उसने भी काफ़ी मेहनत की थी और उसकी 20 आई थी। तो लगा था कि यार मैंने भी तो इतना किया, मतलब मेरा क्या हो गया, मेरी क्यों नहीं आ रही। तो फिर थोड़ा ऐसे लो फील होने लगा था। घर वाले भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा अच्छा करे स्टूडेंट, तो उनका भी ऐसे लग रहा था कि वो पूछ रहे थे क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रही रैंक, क्या कर रहे हो। तो फिर वहाँ से भी थोड़ा प्रेशर था। तो फिर थोड़ा लगा कि अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ करना है ढंग का। तो फिर मैंने मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे फिर नोट्स डाले सबसे ज़्यादा, कि जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं मैं उसे घर पर आके तुरंत पढ़ता था, ढंग से एक एक चीज़ समझता था, मॉड्यूल से फिर पढ़ता था नोट्स। और हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कहता जितना जितना जैसे बोला गया था, 1 बार 2 बार 3 बार हर एक चीज़ की थी ढंग से समझने के लिए, कि इस बार कुछ भी मुझे करना है। मैं गलतियाँ समझी थी अपनी कुछ एक ऐसा सर ने कहा था रेफरेंस बुक फॉलो करो, तो वो भी फॉलो करनी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ था, फिर उसमें मेरी 8th रैंक आई थी, 58 से 8 जंप हुआ था। 58 से सीधे 8। फिर वो मेंटेन रही थी 8 to 15 के बीच में, ऐसे मतलब वहीं तक रही थी फिर रैंक मेरी। तो वो मेरा ऐसे टर्निंग पॉइंट था।
तो तब मेरे को ऐसे प्रिपरेशन समझ में आई थी किस तरीके से रैंक इम्प्रूव करनी जैसे चाहिए। आपके 11th के कुछ टॉपिक्स वीक रह गए थे या सही नहीं हुए थे, हाँ। वो पूरी 12th में चले या आपने पहले ही ठीक कर लिए नहीं थे? सर नहीं, पूरी 12th में चले वो। पूरी 12th में चले, 12th के बाद फिर आपने उनको ठीक किया? नहीं सर, 12th मतलब चलते 12th में हमारे ऐसा होता था कि एक टॉपिक वो 11th का डाल देते थे, जैसे 12th के 3 टॉपिक्स आ रहे एक 11th का आता था तो एक टॉपिक 11th तो का फिर- जाता था उसमें। हाँ। क्योंकि क्लास होती थी तो रोज मैं क्लास के साथ साथ 12th के टॉपिक्स तो मेरे हो ही रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे को मिल रहा था मैं उसमें सोचा था कि 11th अभी कवर करने का टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा मैं 11th करता हुआ चल रहा था। Good, और जैसे good, good. प्रॉब्लम आ रही थी तो फिर मैं टीचर से, जैसे अब आई पुराना चैप्टर था 11th का, लेकिन अभी मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डाउट सेशंस वगैरह होते थे तो उसमें जाके तुरंत पूछ लेता था कि आप आते थे डाउट सेशन में? ये दिक्कतें होती है सर, बता दो ये कैसे करना है, तो फिर उधर हेल्प मिल जाती थी काफ़ी। और वही अपना जो बेसिक सबसे ज़्यादा था, नोट्स पुराने देखे थे और वही एक्सरसाइजेस सॉल्व किए थे, जो मैंने 11th में नहीं किया था वो सब मैं थोड़ा थोड़ा 12th में ही कवर करके टाइम मैनेज करके करने लगा, गुड, तो होता चला गया धीरे धीरे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है बच्चों, तो आपने श्रेयांश की बातों को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको बिल्कुल एकदम ऑर्डिनरी लेवल पे लगी होगी बातें कि भाई कोई जो इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, जेई एडवांस में इतनी बेहतरीन रैंक ला रहा है, जेई मेंस में 500 के आसपास जिसकी रैंक है, उसके साथ भी ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पीजी में इनको खाने की दिक्कत हुई है, रहने की दिक्कत हुई है, बहुत सारे दोस्तों ने इनका टाइम वेस्ट किया है, राइट, मतलब जो भी घर पहुंच के इनकी पढ़ाई नहीं हुई है, किसी प्लानिंग की वजह से इनके जो स्टार्टिंग है वो डिले हो गई है, और जिस एग्ज़ाम के लिए इन्होंने कुछ चीज़ों को साइड लाइन किया तो उस एग्ज़ाम में भी इनकी अच्छी रैंक नहीं आई है। तो बेटा ये जो स्ट्रगल वाली चीज़ें हैं, फेलियर्स हैं, ये सबकी लाइफ में आते हैं। फिर श्रेयांश ने आपने फिर से एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 11th हो गई, थोड़ी बेकार हो गई, ठीक है मैं फिर से करूँगा। इन्होंने पीजी चेंज किया। सोच रहे हो आप, समझ रहे हो, इट्स अ बिग स्टेप। ये अकेले थे वहाँ पे, घर से दूर रहते थे, तब डिसीजन लिया कि मुझे पीजी चेंज करना है, मुझे अपनी सराउंडिंग बदलनी है, तब जाके ये 12th में लगे। और इन्होंने एक आपको बहुत अच्छी बात बताई है कि इन्होंने जो 11th का बैकलॉग है वो 12th के चलते चलते निपटाया है। कह रहे हैं कि एक एक चैप्टर में 11th का लिया करता था। तो बच्चों आपके लिए भी मेरी यही एडवाइस है कि आप ये भी काम करिए साथ में, हो सकता है बैकलॉग आपका वैसे ही निपट जाए 12th के साथ साथ, और नहीं हुआ तो 12th के बाद देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आपके लेवल की मिली हैं। अब मैं एक सवाल श्रेयांश से और पूछूंगा, क्योंकि आपको शायद पता नहीं हो, इन्होंने बोर्ड में भी बहुत बेहतरीन नंबर लेके आए थे, बहुत बढ़िया परसेंटेज थी इनकी बोर्ड में भी, ठीक। आप खुद सोचो, बिल्कुल वैसी की वैसी सिचुएशन है। जनवरी में इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसके बाद बोर्ड दिया, बोर्ड के बाद इन्होंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, इन्होंने जेई मेंस में भी 500 के आसपास रैंक लेके आए ये, और बोर्ड में भी कितने मार्क्स थे आप इनके मुंह से ही सुन लो, कितने परसेंटाइल थी आपकी परसेंटेज थे? 97% मार्क्स थे इनके बोर्ड में। तो बेटा कोई आसान काम तो है नहीं, और जबकि कह रहे हैं कि मैं 11th में इतना परेशान था कि मुझे अपना पीजी तक चेंज करना पड़ा। तो श्रेयांश अब आपको खुद बताएंगे श्रेयांश के इन्होंने बोर्ड को कैसे हैंडल किया, क्या किया, ठीक है श्रेयांश जल्दी जल्दी बताओ कि बोर्ड को कैसे किया, ताकि ये लोग भी सुने, इनको भी अकल आए। तो मतलब क्योंकि कोचिंग चलती थी तो मैं ऐसे रेगुलरली स्कूल नहीं जाता था, वीक में एक बार चला जाता था, तो इतनी ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वीक में 1 या 2 दिन स्कूल जाना होता था, बाकी टाइम हम कर सकते थे कुछ। ग्रेट। तो फिर इतनी मैंने बोर्ड्स के लिए बोर्ड स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की थी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोचिंग में पढ़ाई गई है वो उतना कवर किया था। तो बोर्ड्स के लिए जैसा मैंने सुना था, सबसे थोड़ा मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे और जितना मुझे पता चला था उस हिसाब से यही था कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो बोर्ड के पास ईयर पेपर्स ही है। मतलब ट्रेंड देखेंगे और जिस तरीके से लोगों के उसमें मॉडल आंसर्स भी है, उनको ढंग से पढ़ा मैंने, तो समझा कि बोर्ड का ऐसे ट्रेंड क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आंसर्स लिखने होते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं, तो वो ढंग से समझा। उसके बाद मैंने जैसे जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट तो हो गया था, फिर फरवरी मार्च मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था प्रॉपर। तो उसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो केवल एनसीईआरटी की थी, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी थी, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वही देखे थे। केमिस्ट्री तो पूरी मतलब एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है कवर करने के लिए। और मैथ्स के लिए पेपर्स देखे थे, पेपर सॉल्व किए थे, घर पे बैठ के 3 घंटे का बोर्ड्स का पेपर होता था, तो 3 घंटे लगा के मैंने पेपर सॉल्व किए थे और चेक अपने स्कूल की टीचर को भेज दिया था कि मैम देख लो एक बार इसमें क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। प्री बोर्ड्स हुए थे, उनमें
प्री बोर्ड्स भी देकर आया था स्कूल में, फिर देखा था क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ और पे मैं साथ से इंटरप्ट करूँगा श्रेयांश, मुझे ये बताओ कि जैसे बोर्ड की प्रिपरेशन आपने इतनी बढ़िया से की, तो आपने नोट्स खुद बनाए थे सर नहीं, बोर्ड मैं के लिए नहीं, अलग से? बोर्ड के लिए मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने केवल इंग्लिश थी उसके लिए नोट्स बनाए हुए थे जो इंग्लिश में मैम पढ़ा देती थी। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए मैंने कोई नोट्स नहीं कोचिंग बनाए वाला थे। जो आपका नोट्स थे, कोचिंग वाले जो नोट्स थे, आपने उन्हीं हाँ। को अपना बेसिक बना के बोर्ड की प्रिपरेशन उन्हीं से की। लेकिन वो लिखने की प्रैक्टिस कैसे किया करते हाँ, थे वही आप? लिखने की मैंने वो फरवरी मार्च में ही की थी केवल, मैंने उससे पहले लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। जो जैसे एक बार स्कूल में पहले भी एग्जाम्स हुए थे, जैसे मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, उनमें स्कूल में पेपर देकर आया था, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स हुए थे, फिर प्री बोर्ड्स हुए, मतलब 2 महीने का टाइम मुझे सफिशिएंट लगा था मेरे लिए कि बोर्ड के लिए काफी। मैं कर सकता हूँ इतने में, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और उसमें कवर करके मैंने किया। श्रेयांश ने ये वाली बात भी आपको बता दी कि 2 महीने का टाइम इज इनफ फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। और अगर आपकी कोचिंग वाली ये पीसीएम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही है तो बोर्ड बहुत आराम से हो जाता है। यानी कि कोचिंग और बोर्ड एक ही है, अलग अलग चीज़ नहीं है, आपको बस बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, तो बच्चों बने रहिए। अच्छा श्रेयांश यार, ये बताओ आप बच्चों को कि जैसे जेई मेंस आ रहा है अभी, तो जब आपने अपने टाइम पे जेई मेंस से 1 महीना 20 दिन 25 दिन पहले डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो उस वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि जेई मेंस के 20-25 दिन बचे हैं और आपको इतना सब कुछ करना है? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आपने ताकि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए? बताओ। सर मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग चीज़ की थी। जैसे मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट टाइप की चीज़ें नहीं होती है, तो मैथ्स में मैंने केवल प्रैक्टिस की थी। जो जितना भी पढ़ा था उसकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस करता रहता था, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको मैथ्स के लिए। राइट। केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लर्न करने की चीज़ें होती हैं, इनऑर्गेनिक बहुत सारी होती है, ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस, रिएजेंट्स, ये सब याद करने होते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने बार बार जैसे नोट्स पढ़े थे, नोट्स सफिशिएंट थे मेरे लिए। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी 5-5 6-6 बार एक एक चैप्टर रीड किया था, ताकि वो चीज़ें एग्जैक्ट दिमाग में रहे। कोई भी क्वेश्चन है तो पूरा वो एनसीईआरटी का पेज मेरे ऐसे दिमाग में खुल जाए। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स के लिए मेन तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि क्या मतलब कॉन्सेप्ट से आप क्या सीखे, उसका एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन फिजिक्स में। तो फिर मेन अगर कॉन्सेप्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर थी तो फिर फिजिक्स से क्वेश्चंस हो जाते थे, इतना मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी थी। तो फिर उसके लिए मैंने जो नोट्स थे और जो मॉड्यूल की थियोरी थी और जो एग्जांपल्स थे मेन जिनसे मैं सीखता था, जैसे मैंने स्टार मार्क कर रखे थे कुछ क्वेश्चंस कि इनसे अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ें बार बार देख लेता था या सॉल्व कर लेता था। इस तरीके से मैंने एंड के टाइम में गया। राइट। तो बच्चों देखो, इतने ब्रीफ में आपको श्रेयांश ने बता दिया कि भाई 20-25 दिन पहले इन्होंने क्या सोच के साथ पढ़ाई कर रखी थी और उसको कैसे समेटा। थोड़ा सा श्रेयांश रिवीजन के लिए बताओगे, रिवीजन कैसे किया था उस टाइम पे, कैसे? सर रिवीजन के लिए मैंने जो मेरे नोट्स जब मैं घर पर आके, जैसे क्लास में सर ने पढ़ा दिया, फिर नोट्स घर पर आके पढ़ता था, तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने हाईलाइट कर रखी थी या फिर लिख रखी थी। और जो जैसे मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, तो मैंने वो जैसे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पता चली मेरे को, तो वो मैं नोट्स में अपने ऐड कर लेता था, क्वेश्चंस लिख लेता था, मॉड्यूल में मार्क कर लेते। जैसे एक्सरसाइजेज में 4-5 क्वेश्चंस मैंने मार्क कर लिए कि ये चीज़ मैं एंड में बिल्कुल चलते चलते पढ़ लूँगा। तो फिर ये केवल वो चीज़ें देखी थी मैंने, सारी चीज़ें एक साथ नहीं की थी। और फिर अगर सब कुछ हो गया, जैसे चैप्टर पढ़ लिया मैंने, नोट्स पढ़ लिया, अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो लाइक 20 to 25 क्वेश्चंस मैंने टाइम लगा के कर लिए कि 1 घंटा टाइम में मेरे को ये 20-25 क्वेश्चन करने हैं, उनको सॉल्व कर लिया उस तरीके से। राइट गुड। ठीक है बच्चों, आप देखो टाइमर लगा के पढ़ाई की है इन्होंने, ठीक, और इतना सिंसियर स्टूडेंट इतने शांति के साथ क्लास में बैठा रहता था, मतलब हमें तो पता ही नहीं चलता था कि कोई पर्दे के पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत चल रही है। क्लास में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि श्रेयांश एक चीज़ और बताओ आप, क्योंकि वो इस चीज़ में से भी बहुत सारे बच्चे गुजरते हैं। जैसे आपने अब इतना सब कुछ अचीव कर लिया, ठीक है ना, आईआईटी हो गया आपका, आईआईटी में समझ लो आप इस वक्त 4th ईयर में हो, 3 साल गुजर गए, और उस टाइम इतनी स्ट्रगल करके आपने जेई एडवांस क्वालिफाई किया था, तो आपने डेफिनेटली 11th-12th में प्रिपरेशन करते टाइम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे। खेलते हुए जब आपको आपके दोस्त दिखते होंगे तो आपको लगता होगा काश मैं भी खेलता, बट आप पढ़ते थे उस टाइम।
बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, कोई कहीं घूमने जाता था, तो उस वक्त जो आपने सेक्रीफाइसेस किए, डेफिनेटली किए ही होंगे, एक तो वो बताइए आप बच्चों को। और क्या अब आपको लगता है कि वो सेक्रीफाइसेस जो किए हैं, आपके जो कुर्बानियाँ हैं, वो रीपे हो गई हैं? ऐसा कुछ फील होता है? थोड़ा सेक्रीफाइसेस भी बताओ और ये भी बताओ कि अब क्या लगता है तब करके। सर तब सेक्रीफाइसेस तो थे, काफ़ी थे। लाइक एक कमरे में बैठ के पूरे टाइम पढ़ते रहना, स्कूल भी नहीं जाना। लाइक सबके सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ईयर्स कोई स्कूल लाइफ है कोई बोलता है तो वो 11th-12th होते हैं। तो वो स्कूल लाइफ भी बिल्कुल नहीं की, केवल कोचिंग में पढ़े हैं। मैं 10th तक काफ़ी खेलता था, काफ़ी मुझे स्पोर्ट्स से काफ़ी ऐसे इंटरेस्ट था, ऐसे 4-4 5-5 घंटे खेला करता था। बिल्कुल नहीं खेलना, केवल बैठ के पढ़ते रहना, ऐसे काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता था कि अब कुछ ये क्या कर रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, उनके साथ इतने मज़े करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़कर ये जेई निकाल कर इधर आईआईटी में आए और इस पॉइंट पे आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं अपने उस डिसीज़न से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि अभी मैं वो सब एंजॉय कर पा रहा हूँ जो उस टाइम नहीं किया था। अभी भी काफ़ी खेलता हूँ इधर इधर, केवल पढ़ाई नहीं है। बच्चों एक्चुअल में आईआईटी में खेलने का बहुत, आप देखो ग्राउंड है ये आपके चारों तरफ, टेनिस कोर्ट और ये सब चारों तरफ ग्राउंड है, यहाँ पे खेलने का बहुत स्कोप है, आप जितना मर्जी उतना खेल सकते हो। तो स्ट्रेंथ्स की बात का मतलब ये है कि उस वक्त तो नहीं खेले, पर आईआईटी में आके इन्हें फुल फ्लेज खेलने का पूरा टाइम मिला, पूरी अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ। और अब ये इतना सेटिस्फाइड फील करते हैं। थोड़ा और बताओ श्रेयांश, क्या जॉब वॉब का क्या सीन है आपका? हाँ, मेरी मतलब मैं भी जॉब भी बहुत अच्छी लग गई मेरी। मतलब ऐसा था कि आईआईटी मेन सबका ऐसे मोटिवेशन होता है कि जॉब बहुत अच्छी लगती है, तो फिर जॉब भी मतलब काफ़ी अच्छी लगी, तो फिर उससे भी सेटिस्फाइड हूँ। ऐसे सैमसंग। चलिए मैं बताता हूँ श्रेयांश, ये इनको अपने आप तारीफ खुद से करने में जोर आता है सबको। जो अच्छे लोग हैं ना, उनके मुंह से अपनी तारीफ नहीं निकलती। मैं बताता हूँ बच्चों, श्रेयांश पहले से ही टॉपर थे, मतलब काइंड ऑफ अपने 9th-10th में भी अच्छे थे। 11th में थोड़ा बैकलॉग हो गया पढ़ाई के चक्कर में। पढ़ाई भी खराब पढ़ाई के चक्कर में ही होती है, जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी, तो वो एक अलग एग्ज़ाम अचीव करने के चक्कर में वो ख़राब होगी। बट इन्होंने 12th में संभाल लिया, फिर यहाँ आके इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाई की और यहाँ पे भी टॉप मारा। इनकी CGPA यू वोंट बिलीव 9.7 समथिंग है ना, आउट ऑफ 10, यानी कि 10 पॉइंट्स में से 9.7 समथिंग है। इसका मतलब 8 सेमेस्टर में से कुछ सेमेस्टर में तो इनकी 10 आउट ऑफ 10 आई होगी, पक्का आई होगी, जिसको यहाँ बोलते हैं दस्सी मारना। दस्सी मारी है इन्होंने कई सेमेस्टर में। और अब इनकी जॉब लगी है सैमसंग में, साउथ कोरिया में, जो कि सैमसंग की हाईएस्ट, मतलब समझ लो हाईएस्ट लेवल होता है वो, ठीक है ना। और पैकेज भी बहुत बहुत अच्छा है। इन्होंने मुझे मना किया कि सर मुझे पैकेज रिवील नहीं करना है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। और पैकेज बच्चों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही बेहतरीन, इनकी काइंड ऑफ ड्रीम जॉब है ये, ठीक है। और यहाँ आईआईटी दिल्ली के कैंपस से 4 लोगों को लिया गया है बस, 3 कंप्यूटर साइंस के हैं और श्रेयांश आपकी इलेक्ट्रिकल है ना, श्रेयांश इलेक्ट्रिकल में है, तो एक बंदा उन्होंने इलेक्ट्रिकल का उठाया है यहाँ से। तो वो इनकी समझ लो इनकी ड्रीम जॉब इनको मिल गई है साउथ कोरिया में, सियोल में जाके इनका ऑफिस है। तो अभी एक सेमेस्टर और बचा है आईआईटी दिल्ली में, और आप यकीन नहीं करोगे, ये चाहें तो इस सेमेस्टर में इनके सारे कोर्स हो चुके हैं, ये इस सेमेस्टर में खूब मजे कर सकते हैं। बट इन्होंने अपने सर पे 2-3 कोर्स और रख लिए हैं कंप्यूटर साइंस के। सर कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्स मैं सीख के जाऊंगा, आप समझ रहे हो, मतलब डेडिकेशन, पढ़ाई गई। इनके सेमेस्टर जितने क्रेडिट्स होने चाहिए वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लास्ट सेमेस्टर में खाली हैं, तो इन्होंने 3-4 कोर्स अपनी मर्जी से ले लिए। तो बच्चों ये होता है पढ़ाई का थोड़ा जिगरा जिसको बोलते हैं, और सक्सेस का। अब मैंने इनसे पूछा कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, तो आगे की प्लानिंग श्रेयांश ही बताएंगे क्या होना है, कि इनको जॉब करनी है, हायर स्टडीज में करना है, या क्या करना है, स्टार्टबिप करना है, क्या करना है, बताओ मतलब थोड़ा सा अभी ब्रीफ में। बीटेक तो कर लिया, लेकिन अभी एमटेक का तो कोई ऐसे मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर क्या किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट किस तरीके से चलता है, इसलिए अभी साउथ कोरिया के जॉब ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया है। बाकी फिर इंडिया आके कुछ अपना स्टार्टअप, अपना ऐसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की काफ़ी इच्छा है, तो वही देखेंगे। वही मैंने फिर कहा, अपनी तारीफ करने में बहुत जोर आता है। अच्छे, इनका टारगेट ये है कि जब इनको समझ टेक्निकल फील्ड में हाईएस्ट एंड की जो कंपनी है उसकी हाईएस्ट वाली पोजीशन पे इनको जाके जॉब मिल रही है, वहाँ से ये कुछ साल सीखेंगे, फिर इंडिया में अपना स्टार्टअप डालेंगे
और इंडिया के लिए जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आप देखो, इन्होंने अभी से अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दे दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि श्रेयांश इसमें कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि लोगों को आदत पड़ जाती है सक्सेस की। वो एक टारगेट पूरा होने के बाद खुद अपने आप को दूसरा टारगेट दे देते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कुछ सालों बाद श्रेयांश को फिर अपने सामने पाओगे, फिर ऐसे इंटरव्यू में कि सर आपने ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे चलाई, कैसे बना ली, क्या कर लिया। मुझे इतना पूरा यकीन है और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरा स्टूडेंट पूरे 2 साल मैंने इसको छोटे बच्चे की तरह क्लास में बिठा के पढ़ाया है। मतलब यकीन नहीं होता कि यार इतना हाइट गेन कर लेते हैं बच्चे, इतनी अचीवमेंट कर लेते हैं। और अभी भी जैसी मुझे मिला बिल्कुल वैसी ही नेचर है बच्चों। आज भी पढ़ाई को लेके ऐसे ही, जैसे पहले मुझसे टीचर से डरते रहते हैं ना बच्चे, आज भी स्टार्टिंग में ऐसे ही डरा हुआ था। थोड़ी देर बात की मैंने, तब जाके नॉर्मल हुआ, तब जाके मैंने बात की। तो मेरा आशीर्वाद इसके साथ है और ये उसमें बढ़ेंगे, बहुत बहुत राइज करेंगे। और बच्चों आप भी बहुत राइज करोगे। मैंने आपके लिए इतनी सारी बातें इनसे पूछी एंड यू वोंट बिलीव, हम श्रेयांश से आगे भी बात करते रहेंगे। कुछ भी आपकी दिक्कतें होंगी इनसे आंसर लेते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। श्रेयांश लास्ट में कुछ बोलना चाहोगे बच्चों को? बेस्ट ऑफ लक एंड कुछ भी पढ़ो अच्छे से, एनीथिंग कुछ एडवांस के लिए बता दो उनको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेगुलर रहना, सारे टेस्ट अपने अच्छे से देना, अपने खुद को एनालाइज करना और टाइमली इम्प्रूव करना। अपना मोटिवेशन लूज़ कर रहे हो अगर तो वापस न्यू स्टार्ट लो, अपनी देखो गलतियाँ क्या की हैं उसे सीखो और नई स्टार्ट लो। पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम डे पे पेशेंस अच्छे से रखना। मैंने यही गलती की थी कि एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा था तो उससे दिल लगा कर, जैसे मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था और मेरे टाइम पे मैथ्स सबसे डिफ़िकल्ट आई थी, तो मैं मैथ्स में ही 1.5 घंटा मैंने वेस्ट किया था। अगर उतना मैं फिज़िक्स को देता तो मेरी शायद और अच्छी रैंक हो सकती थी। बट ये चीज़ें मतलब एग्ज़ाम डे पे नहीं करनी है। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और रेगुलरली टीचर पे भरोसा करके अपना मैक्स परफॉर्मेंस देनी, अपना बेस्ट देना है। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर से।